हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मस्ट टॉप 100 करंट अफेयर ऑफ अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 के टॉप मस्ट 100 करंट अफेयर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हमने अप्रैल महीना 2023 का ऐसे करंट अफेयर के सारे टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ मैंने लिया है जो आपके लिए हर एग्जाम में महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्विज के माध्यम से आपको हम बताएंगे, लेकिन इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन विस्तार दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि ये करंट अफेयर या क्विज है, ऐसा ना सोचे। क्विज सिर्फ आपको यहाँ पे क्विज के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप अपने आप को आकलन भी कर सके। अप्रैल खत्म हो गया, आपने अप्रैल का तो पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा आकलन भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में आप यहाँ विस्तार तो देखेंगे ही, ठीक है। अंग्रेजी ये जो लिखा हुआ विस्तार उससे नहीं घबराइएगा, हम आपको चलिए चलते हैं। अप्रैल 2023 में G20 मीटिंग के दौरान, ठीक है, G20 मीटिंग के दौरान रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस आर्गुमेंट नेटवर्क यानी रामबान भारत व एशिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी किस राज्य में प्रदर्शित किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, डी गोवा। क्या है उत्तर? डी गोवा में, ठीक है। चलिए देखिए, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस आर्गुमेंट नेटवर्क इंडिया एशिया फर्स्ट मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट इमरजेंसी वायरल इन्फेक्शन वाज शोकेस एट द G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन गोवा, ठीक है। तो हेल्थ मीटिंग हुआ था, उसमें किया गया है, ठीक है, इमरजेंसी वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। रामबान विल प्ले ए मेजर रोल इन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। और यह क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक में यह एक रामबान काम करेगा क्योंकि इमरजेंसी वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड ही है, ठीक है। क्या है आगे? रामबान इक्विप्ड विथ ए 20 डिग्री एंड 80 डिग्री रेफ्रिजरेटर बायोसेफ्टी कैबिनेट एंड ऑटोमेटिक रिबोन्यूक्लिक एसिड RNA, ठीक है। RNA से रिलेटेड, RNA DNA दो होते हैं, अब जानते हैं, बायोलॉजी पढ़े होंगे। एक्सट्रैक्ट एंड रियल टाइम PCR polymerase chain reaction machine can access the remotest part of India, ठीक है। रामबान इक्विपमेंट जो है 20 डिग्री और 80 डिग्री रेफ्रिजरेटर माइनस 20 डिग्री से 80 डिग्री पर रखा जाएगा, ठीक है। इस लेबोरेटरी में इतनी माइनस डिग्री की सुविधा होगी, ठीक है। हम आपका जो घर में फ्रिज होता है वो इतना क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे -20 डिग्री -80 डिग्री तक उस लैब में सुविधा होगी टेम्परेचर करने की, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2023 के सीपीआई रिपोर्ट में कौन सा देश सैन्य खर्चों के मामले में टॉप पे है, ठीक है। सैन्य खर्चा से रिलेटेड ये सीपीआई जो है स्टॉकहोम में है, ये जारी करता है सैन्य रिलेटेड खर्चा के बारे में। बताइए, ये चीन, रूस, भारत, USA। क्या होगा उत्तर? डी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही टॉप पे आता है। फिर इसके बाद चीन ही आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीपीआई, देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फैक्ट शीट अप्रैल 2023 ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर grew for the 8th consecutive year in 2022 by 3.7% in real terms when adjusted for inflation to an all high of USD 2240 billion. With a military expenditure USD 81.4 बिलियन, इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो भारत का कितना है मिलिट्री खर्चा? टोटल 81.4 बिलियन। ये आप मोटा मोटी याद कर सकते हैं, बाकी ये है अमेरिका का, ठीक है। इन 2020 इट्स स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 6% फ्रॉम 2020 एंड 47% फ्रॉम 2013, ठीक है। भारत का जो ये खर्चा है 81.4 बिलियन पहुंच गया है। 2022 की अपेक्षा 6% वृद्धि हुआ है और 2013 की अपेक्षा 47%, मोटा मोटी रफली 1.5 गुना वृद्धि हो गया है 2013 से, ठीक है। सैन्य खर्चों के मामले में बात हो गई है। The United States, China, Russia, India and Saudi Arabia were the 5 biggest spender in 2022, which together
अकाउंटेड फॉर द 63% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। देखिए ये क्या कह रहा है, स्पेंडिंग मतलब खर्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट पहला सबसे ज्यादा खर्च करने वाला है, किस पे, रक्षा क्षेत्र पे। इसके बाद चाइना है, फिर रसिया है, फिर इंडिया है, इसके बाद सऊदी अरबिया। ये टॉप 5 कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू सीपी रिकॉर्ड, ठीक है, रिपोर्ट इसके अनुसार, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके अनुसार टोटल। और ये देखिए क्या है, ये भी कह रहा है कि व्हिच टुगेदर अकाउंटेड फॉर 63% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग। पूरे विश्व के मिलिट्री खर्चे का 63% सिर्फ यही 5 कंट्री खर्च करते हैं। कौन कौन? चाइना, रसिया, इंडिया, सऊदी अरबिया और टॉप में तो है ही यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये 5 कंट्री मिलकर 63% पूरे वर्ल्ड का मिलिट्री खर्च करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, टोटल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिंग अकाउंटेड फॉर 2.2% ऑफ ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2022, ठीक है, 2022। मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व के खर्चे का, जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मतलब किसी भी एक एरिया में देश की बात होगी तो उस देश की, और पूरे वर्ल्ड की बात होगी तो पूरे वर्ल्ड की, उस रीजन क्षेत्र में जितने भी एक साल में वस्तुएं वगैरह और सेवाएं जितने भी बिकती हैं वो सभी जीडीपी कहलाती है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन है, ठीक है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हो, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, ठीक है। तो पूरे विश्व के जीडीपी का 22.2% क्या रक्षा क्षेत्र पे खर्चा होता है, कितना? 2.2% रक्षा के लिए खर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस सरकारी एजेंसी ने 2023 में, अप्रैल 2023 में भारतीय नौसेना के साथ मेडेन फ्लाइट ट्रायल ऑफ सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर उड़ीसा के तट पर संचालित करने हेतु सहयोग पर समझौता किया है? कौन है? डीआरडीओ। हॉल क्या है? हिंदुस्तान और नॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल, ठीक है। तो कौन सा होगा बताइए? उत्तर क्या है? ए, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट ए मेडेन फ्लाइट ट्रायल ऑफ सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है, बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। बैलिस्टिक किसको बोलते हैं आप जानते हैं? बैलिस्टिक जो है हमारे, एक तरह से सीधा सीधी कहिए परमाणु रिलेटेड ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। अब इंडिया के पास 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल अवेलेबल है। क्या नाम है उसका? अग्नि 5, ठीक है। चलिए आगे, दिस हैज इनहेंस्ड इंडिया डिटरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट द एरियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिटरेंस, डिटरेंस क्या होता है? देखिए, डिटरेंस उसको कहते हैं, डिटरेंस का अर्थ सीधा सीधी भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी पावर का आपको यूज करना नहीं है, लेकिन उस पावर के चलते कोई भी कंट्री आपको पे हमला नहीं करेगा, सिर्फ उस पावर के डर से, और आप उस चीज का कभी यूज करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन वो डिटरेंस क्रिएट किए रहेगा। ये सभी चीज में होता है। जैसे आप भी देखते होंगे अपने आस पड़ोस में कि यदि आप कमजोर हैं तो आपको हर कोई सताएगा, और यदि आपके पास बहुत कुछ हो गया तो आपको शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास लाइसेंसी गन भी हो जाएगा तो कभी बम गन छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे ऑटोमेटिक डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा और सारे दुश्मन अपने आप शांत हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डिटरेंस। तो वही कह रहा है कि दिस हैज इनहेंस्ड इंडिया डिटरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट एरियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रपोज क्या है? टू इंगेज ए न्यूट्रलाइज ए होलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, ठीक है, थ्रेट। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता इंटरकॉन्टिनेंटल भी होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब समुद्र के इस पार से उस पार, यानी कि दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी अभी कौन सी है? अग्नि 5 पे 5000 किलोमीटर है। ऐसा उसका 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, बट जो घोषणा किया गया है वही 5000 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने सुरसान, किचन तथा हमीरगढ़ को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी झारखंड। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा राजस्थान, ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा विस्तार। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को, ठीक है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे आप जाकर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो भी इस पर मैंने बनाकर डाला था, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं।
द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अनाउंस्ड 3 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व दैट विल प्रोटेक्ट द रेयर एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान। द 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व आर सुरसान, ठीक है, राजस्थान सरकार ने इससे 3 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। कहाँ कहाँ देख लीजिए, सुरसान इन बारन, ठीक है, किचन इन जोधपुर, जोधपुर जिला का नाम है, हमीरगढ़ इन भिलवाड़ा, भिलवाड़ा भी वहाँ का जिला का नाम है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, क्योंकि नए वाइल्ड लाइफ ये 3 घोषित किए गए हैं। कंजर्वेशन मतलब उनको संरक्षित करने का, वहाँ के जीव जंतु जो भी हैं उसमें उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये किया जाता है। With the declaration of 3 new conservation reserves, the total number of reserves in Rajasthan has now reached 26. क्या करेगा कि ये 3 ऐड होने के बाद अब राजस्थान में कुल 26 यानी कि 26 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। 5 अप्रैल 2023 में किस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ फॉर्म 50G 15H के डिजिटल प्रस्तुतिकरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। 50G और 15H क्या है, ये टैक्स रिलेटेड होता है, ठीक है। आपके आय से अधिक यदि आप इनकम करते हैं, इनकम टैक्स में आते हैं, तो यही 50G और 50H फॉर्म होता है, वो इनकम टैक्स यदि आप भरेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो वही है, तो किसने जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ डिजिटल प्रस्तुतिकरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एसबीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, केनरा बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। क्या है उत्तर? सी, केनरा बैंक ने। चलिए अब देखते हैं थोड़ा डिटेल। केनरा बैंक इन कोलैबोरेटेड मींस क्या होता है? सहयोग। विथ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यू कस्टमर फ्रेंडली सर्विस टर्म। कस्टमर फ्रेंडली मतलब जो कस्टमर को सुविधा प्रदान करे, ऐसे सर्विस। डिजिटलाइज सबमिशन फॉर्म 50G एंड 50H, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर डिजिटल होता है तो कस्टमर को उससे फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है। फॉर्म 50G इंडिविजुअल ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल है। कहने का मतलब कि आप परिवार में ज्वाइंट रहते हैं, उससे रिलेटेड ये है। फॉर्म 50H इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, ये आपका पर्सनल है फॉर्म 50H का। आर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट इंडिविजुअल सबमिट्स दैट द बैंक्स रिक्वेस्ट नॉट डू डिडक्ट TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन देयर इनकम इन बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, देखिए सीधा सीधी 15G जो है वो संयुक्त परिवार के लिए है और 15H जो है वो पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए है। अब इसमें क्या कि आपका यदि इनकम, टोटल इनकम यदि 5 लाख से ज्यादा होने की संभावना है तो TDS काटा जाता है। TDS उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जहां आपकी इनकम का सोर्स है वहीं से टैक्स काट के आपको दिया जाएगा। जैसे कहीं आप जॉब करते हैं तो सैलरी से पहले काट के दिया जाएगा, वहीं डिडक्ट हो जाएगा। उनकी जिम्मेदारी है कि आपके इनकम टैक्स में आने के बाद वो काटे, ठीक है। नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है। अगर आप कोई फर्म है, फर्म चला रहे हैं, तो आपके कर्मचारी यदि आते हैं इनकम टैक्स में तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनका इनकम टैक्स आप वहीं सोर्स पे ही काट लें और इनकम टैक्स विभाग को सबमिट करें। तो इसी को बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, करेंसी ई-रूपीज स्वीकार करने वाला पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन बनी? ई-रूपीज, आप जानते हैं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपीज, डिजिटल रूपीज सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। कब की है हमने बताया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, SBI जनरल इंश्योरेंस। बताइए क्या उत्तर क्या होगा? श्री रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। देखिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ए सब्सिडी ऑफ रिलायंस कैपिटल हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू एक्सेप्ट ई-रूपीज। पहली कंपनी है किसमें? इंश्योरेंस में, जो ई-रूपीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CBDT सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी फॉर प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम मतलब जो आपका प्रीमियम आता है, किसका इंश्योरेंस, यदि इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना होता है, वो पेमेंट करने के लिए अब ई-रूपीज ये स्वीकार करेगा। किसने? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में RBI ने ई-रूपीज को लॉन्च भी किया है और ई-रूपीज को इन्होंने स्वीकार किया पहली बार। तो जाहिर सी बात है ये हाईलाइटेड न्यूज आपके लिए बनते हैं सभी एग्जाम के लिए। Reliance General Insurance accept the e-rupees through a partnership with VS Bank to enable its customer to make premium payment digitally using the bank's platform. ठीक है। The partnership will provide customer with a safe, easy, instant and green payment solution, enhancing the customer service. ठीक है। Enhancing means क्या होता है? वृद्धि करना, और customer service मतलब अपने ग्राहक की सेवा में इससे वृद्धि होगी, उनकी सुविधाएं फैसिलिटी बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था या संगठन ने अप्रैल 2023 में प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट जारी किया है? ए नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है बताइए फुल फॉर्म?
नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक यह, ठीक है, कृषि रिलेटेड ये बढ़ावा देती है, किसानों को केसीसी वगैरह जो भी देना हो तो ये नाबार्ड करती है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नीति आयोग या कृषि कल्याण मंत्रालय, बताइए क्या होगा उत्तर? सी, नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग आप जानते हैं योजना आयोग के जगह पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया है। आप जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिलीज रिपोर्ट टाइटल प्रोमोटिंग मिलेट्स इंडाइट्स, इसके लिए क्या है? प्रोमोटिंग मिलेट्स, प्रोमोटिंग मीन्स किसी चीज को प्रमोट करना, ठीक है। उसके लिए ये रिपोर्ट रिलीज किया गया, जारी किया गया है। इंडाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स या यूटीज, मतलब कि यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स में, ठीक है। व्हिच प्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड इनोवेशन प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स द मिलेट वैल्यू चेन। सुमन के बेरी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। आप बताइएगा कि चेयरमैन कौन है? तो यहाँ देखिए सुब्रमण्यम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, उन्होंने जारी किया। चलिए इधर उतना नहीं है, बस यही था, आप याद रखिएगा। सीईओ कौन है नीति आयोग के अभी फिलहाल वर्तमान में? सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम। चलिए, दिस रिपोर्ट कवर डिफरेंस थीम्स, स्टेट मिशन एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये अप्रैल महीने की टॉप 100 करंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसका यह पार्ट 1 है, जिसमें 50 आज मिलेंगे, 50 आपको अगले संडे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी देखना ना भूलिएगा और आप बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत ही यूजफुल, फ्रूटफुल मीन्स फलदायक होगा आपके लिए हर एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के खुद अंदाज लगा रहे होंगे कि आपके लिए मैंने सारी वेबसाइट, सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट, सारे न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, डाउन टू अर्थ और सारे मिनिस्ट्री के वेबसाइट से खोज करके आपके लिए एक जगह पे हम यहाँ कलेक्ट कर लाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेहनत लगते हैं, पहले खोजना होता है, सर्च करना होता है, बनाना होता है, PDF टाइपिंग करना होता है, उसे सजाना होता है, इसके बाद आपके पास वीडियो बना के प्रस्तुत करते हैं, बहुत मेहनत लगते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वित्त मंत्रालय ने किसे अप्रैल 2023 में मिनी रत्न कंपनी के रूप में मान्यता दी है? मिनी रत्न आप जानते हैं, देखिए हर कंपनियों का मिनी रत्न और इस तरह से दिए जाते हैं, ठीक है। महारत्न, नवरत्न कंपनियों का ये होता है। आप बताइएगा कि उनकी क्या टर्नओवर होती है? टर्नओवर उसे कहते हैं जो किसी कंपनी के एक साल में कुल लेन देन होता है, उसे टर्नओवर बोलते हैं। तो वो टर्नओवर या क्या क्राइटेरिया है मिनी रत्न का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम चलते हैं, वित्त मंत्रालय ने किसे अप्रैल 2023 में मिनी रत्न कंपनी के रूप में मान्यता दी है? ए BSNL, बी रेल विकास निगम लिमिटेड, 3 CCL क्या है? कुकिंग कोल लिमिटेड और NCL क्या है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ये NCL जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के दोनों में फैला हुआ है और CCL झारखंड में है, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या होगा? उत्तर बी, रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया क्या? मिनी रत्न का दर्जा, ठीक है। किसने दिया? वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया, ठीक है, आप याद रखेंगे। ऑन 26 अप्रैल 2023 यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, कौन है यूनियन मिनिस्टर हमारे? निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड टू अ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज फ्रॉम ए कैटेगरी 1 मिनी रत्न, ठीक है। कैटेगरी 1 में इसे मान्यता दिया गया है। आप इसको सर्च कीजिएगा, मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज RBNL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। मतलब ये कि भारत सरकार के अंडर में ये कंपनी है, ठीक है। तो चलिए और देख लीजिए थोड़ा सा। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द नवरत्न स्कीम इन 1977 टू आइडेंटिफाई CPSEs विथ कंपैरेटिव एडवांस एंड इनकरेज देम इन दियर ड्राइव टू बिकम ग्लोबल जियांट्स, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था? नवरत्न स्कीम 1977 में, तो आप याद रख सकते हैं 1977, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। अप्रैल 2023 में दुनिया का पहला नैनो डायनेमियम फॉस्फेट खाद का विकास किया गया। देखिए फॉस्फेट खाद आप जानते हैं पहले से है। नैनो डायनेमियम का मतलब यह एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। नैनो टेक्नोलॉजी आप सुने होंगे, हमें बताइए नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? यदि नहीं सुने हैं तो आप उसे सर्च कीजिएगा। हम फिलहाल यहाँ रफली आपको बता दे रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से कहते हैं, आप नैनो माइक्रो पढ़े होंगे फिजिक्स में। नैनो में कितना होता है? 10 का पावर -9, मतलब उसकी इतनी छोटी प्रकृति है कि 10 के पावर -9 इतना छोटा कण कोई भी चीज़ है तो उसे नैनो कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि आपको आगे जो भी मिलेंगे, जैसे पेंट किसी गाड़ी पे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि किया जाता है
बस हम शॉर्ट में आपको बता देंगे, आप सर्च कीजिएगा। यदि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी गाड़ी पे पेंट कर दिया जाएगा तो 2 साल 4 साल तक भी आप गाड़ी को नहीं धोएंगे तो वह गंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी नैनो रूप में उसे पेंट किया गया है कि उस पर कोई धूलकण सटेंगे ही नहीं। आप बताइए, कोई धूलकण कहाँ सटते हैं? जहाँ रुखड़ा होता है, खुरदरा होता है, उसे इतना नैनो रूप में पेंट किया जाएगा कि उस पर कोई धूलकण सटेंगे नहीं। तो आपको गाड़ी साफ करने की जरूरत सालों साल नहीं पड़ेगी। आप इससे ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। हमने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया। तो उत्तर क्या है? IFFCL ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विस्तार। एक्सप्लेनेशन। ऑन अप्रैल 26, 2023 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, अभी कौन है? अमित शाह हमारे क्या है? वे गृह मंत्री हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इफ्को। इफ्को तो आप सुने होंगे, खाद्य कंपनी पहले भी बनाती थी। इफ्को गांव में सब कोई जानते हैं, भले हम अपना जानते हो, गांव वाले सभी जानते हैं इफ्को को। ठीक है, उसी ने बनाया क्या? नैनो डीएपी। डीएपी खाद भी पहले से सब गांव में चलता है, बस अभी नैनो डीएपी हो गया है। ठीक है, डेवलपमेंट बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इफ्को ये फुल फॉर्म है, न्यू दिल्ली में ये स्थापित है। ठीक है, बाकी इधर आप देख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। इफ्को हैज रजिस्टर्ड ए पेटेंट अंडर विच इफ्को विल गेट 20% रॉयल्टी ऑन द सेल ऑफ लिक्विड यूरिया एंड लिक्विड डीएपी एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, इसको क्या पेटेंट दिया गया है? क्या चीज के लिए? आप जानते होंगे लिक्विड यूरिया खाद भी आ गया है। लिक्विड यूरिया खाद पहले जैसे कि गांव में यदि आप रहे होंगे तो देखे होंगे, खाद पहले दाना दाना आता था, अब वही खाद को लिक्विड रूप में भी आने लगा है, पानी के रूप में। तो वैसे खाद का पेटेंट किसने कराया है? उसका पेटेंट भी इफ्को का। यह पेटेंट क्या होता है? जो कंपनियां कोई चीज खोज करती है उस पर जितनी रॉयल्टी बनती है उस कंपनी को 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद में कोई कंपनी उसको बना सकती है, और यदि दूसरा कंपनी उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाना चाहती है तो उसे उस कंपनी को रॉयल्टी देना पड़ेगा जिसने उस चीज का खोज किया था। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? ताकि किसी चीज के खोज करने की प्रवृत्ति का माहौल बने। नहीं तो कोई भी व्यक्ति क्यों खोज करेगा जब उसे कुछ रॉयल्टी नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। चलिए ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय शहर में विश्व का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया है? सोशल करेंसी। ठीक है, ये नई दिल्ली, बी इंदौर, सी वाराणसी, डी मुंबई। क्या होगा उत्तर? डी मुंबई में। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ये जो है सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड, द वर्ल्ड फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड वाज लॉन्च इन द मुंबई। ये विश्व का पहला ऐसा कार्ड है। तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी यदि विश्व का पहला हो और वो भारत में हो तो जाहिर सी बात है कि वो मायने रखता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में इट वाज पावर्ड बाय द सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड वीजा। देखिए, जो वीजा कार्ड हमारे यहाँ चलता है वो हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ की जितनी भी क्रेडिट कार्ड भी देखते होंगे वीजा आता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का वो नहीं है, कंपनियां बाहर की हैं। तो उसी कंपनी के माध्यम से इस सर्विस को लॉन्च किया गया है। द ऐप लेट्स एनीवन हु हैज ओवर 1000 इंस्टाग्राम फॉलोवर एंड द वर्ल्ड स्कोर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर वगैरह हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आप देखना चाहें तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। चले हम आगे, चूंकि हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसमें टाइम लगेंगे, इसलिए ज्यादा आपका समय यहां बर्बाद करना हम नहीं चाहते हैं। यदि आपको इससे भी ज्यादा विस्तार में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्विज में विस्तार करना नहीं होता है सही। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज, उसका नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज। ब्रिज जानते हैं, ब्रिज पुल को बोलते हैं, सीधा सीधी कहिए। मई 2023 में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मई में, मई शुरू हो गया आज नहीं, मतलब आज 7 तारीख हो गया, तो मई 7 दिन चला भी गया है, तो मई में तैयार हो जाएगा। यह कहाँ बना है? पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। क्या होगा उत्तर? उत्तर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, अभी वो राज्य का दर्जा नहीं है, धारा 370 हटा है, आप जानते होंगे भली भांति। चले आगे थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, केबल स्टे रेलवे ब्रिज के बारे में। भारत का यह पहला है। ठीक है, और चूंकि जम्मू कश्मीर अभी विकास कर रहा है, नया नया यूनियन टेरिटरी बना है, और यदि जम्मू कश्मीर में कोई चीज होता है नया, पहला चीज भारत का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऑन 26 अप्रैल 2023 द अंजी खाद केबल स्टेट ट्रेन ब्रिज, the 96 cables on India first cable state bridge connecting कटरा एंड रायसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कटरा और रायसी जम्मू कश्मीर में है, उसको ये कनेक्ट करेगी। हैव बीन इंस्टॉल्ड विच द इनेबल इट्स सुपर स्ट्रक्चर टू बी रेडी इन मई 2023 विद द कॉस्ट ऑफ ओवर ₹400 करोड़। इतने करोड़ की खर्चे इस पे आई है, कितने? 400 करोड़। द केबल स्टेट ब्रिज पोर्शन इन 473 मीटर। ठीक है, इतनी मीटर लॉन्ग एंड हैज टोटल लेंथ ऑफ 7 to 5 मीटर टोटल लंबाई। ठीक है, और इसका पोर्शन कितना है? 473। ठीक है, आप लंबाई को याद रखिएगा,
725 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सिर्फ आप लंबाई को याद रख लीजिए, इतना काफी है। द ब्रिज इज विटल रेल लिंक बिटवीन कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया दैट रन्स फॉर 3 to 6 यानी 326 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला। ये उधमपुर से बारामूला टोटल 326 किलोमीटर की दूरी भाया श्रीनगर होते हुए द केबल स्टेट ट्रेन ब्रिज क्रॉस द अंजी रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब, ठीक है। अंजी रिवर आप यहाँ पे देख लीजिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं कि 5 नदियां पंजाब से गुजरती हैं, इसलिए उसको पंजाब भी कहा जाता है। तो उसी में एक चेनाब भी है, चेनाब भी पंजाब से होकर आती है, ठीक है, रावी सतलज जो भी है। तो ये अंजी जो रिवर है, नदी है जिस पे ब्रिज बनाया गया है, अंजी रिवर ब्रिज केबल स्टेट, वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या बोलते हैं, किसी मेन नदी की जो सहायक नदी होती है, जिसमें जाके मिल जाती है जो नदी, उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, सहायक नदी। तो ये सहायक नदी किसकी है, चेनाब की। कौन सा रिवर, अंजी रिवर। तो आपको ये अंजी रिवर और चेनाब नदी याद रखना है, ठीक है। The bridge forms as important link in Indian Railway aim to connect J&K with the rest of the country, which all with the rail connectivity. It connects Katra and Raisi via tunnel T2, T3 and Katra बनिहाल, ठीक है। तो ये वहाँ के लोकल सभी जगह का नाम है कटरा वगैरह, आप देख लेंगे पॉज करके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो था मैंने बता दिया। अंजी रिवर किसकी सहायक नदी है, चेनाब नदी की, ये तो आप याद रखिएगा। आप लिख लीजिए 100%। ये एक साल में अगर 10 एग्जाम होते हैं तो उसमें से 5 एग्जाम में आना ही आना है कि अंजी रिवर किस राज्य में है। तो आपको ये तब भी मारना है कहाँ, जम्मू कश्मीर। अंजी रिवर किसकी सहायक नदी है, तो चेनाब नदी की। हाल ही में अंजी रिवर पर केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाया गया, ठीक है, उसका क्या नाम है, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, 725 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी कंपनी अप्रैल 2023 में मार्केट कैप के अनुसार भारत की सबसे बड़ी 6ठी कंपनी बन जाएगी, 6th। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके अनुसार कौन सी कंपनी 6ठी कंपनी बन जाएगी, ए विप्रो, बी वेदांता, सी डाबर और डी आईटीसी लिमिटेड। क्या होगा उत्तर, डी आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड ओवरटेकन इंफोसिस लिमिटेड एंड इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टू बिकम इंडिया 6th लार्जेस्ट कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप उसको बोलते हैं। आईटीसी मार्केट कैप्स स्टैंड एट ₹5.11 लाख करोड़ while the market cap of Infosys स्टैंड, इन्फोसिस को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, इसके बाद इनकी ये मार्केट कैप इतनी बड़ी है, उसके बाद ये बनी है, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2023 में किस मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल पूरे देश में लॉन्च किया, ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी होम मिनिस्ट्री, सी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, सी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उत्तर सी, ठीक है। देखिए देखते हैं क्या है। On the April 26, 2023, the Ministry of Housing and Urban Affairs launched the City Beauty, ठीक है, कंपटीशन, सिटी ब्यूटी कंपटीशन है, ठीक है, यहीं पे है, एक ही में कनेक्ट है, वो टाइपिंग में होते रहता है, नया नया टाइप राइटर है बेचारा। पोर्टल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस। द सिटी ब्यूटी कंपटीशन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन 2023, ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि सिटी ब्यूटी कंपटीशन किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने, तो हाउसिंग तथा अर्बन मिनिस्ट्री ने। और ये कब होगा, 15 जुलाई 2023 तक ये लास्ट इसका पार्टिसिपेशन का डेट है, मतलब भाग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश एडीबी में सबसे ज्यादा लोन प्राप्त किया, मतलब 2022 में, रिपोर्ट तो अप्रैल 2023 की है, लेकिन ये पिछले साल की ही रिपोर्ट आएगी ना किसी भी चीज का। तो 2022 में कौन से देश ऐसा है जो एडीबी से सबसे ज्यादा लोन प्राप्त किया है, कौन देश हो सकता है, अंदाज लगाइए आप। क्यों अंदाज कैसे नहीं लगाएंगे, आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। जब पाकिस्तान की हालत खराब होती है तो कहां जाता है, वर्ल्ड बैंक पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक पास, यहीं तो जाता है, और उसके पास चारा क्या है अभी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधी अब आप समझ गए होंगे, बी पाकिस्तान, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा विस्तार। According to the Asian Development Bank Annual Report 2022, पाकिस्तान गॉट्स लोन ऑफ यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसी को यूएसडी बोलते हैं, 5.58 बिलियन। ये देखिए, हालांकि उतना इंपोर्टेंट नहीं है कितना उन्होंने लोन लिया, लेकिन बस ये सबसे लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ द एडीबी फंडेड प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन 2023 रिसिपेंट में प्राप्त किया उन्होंने, ठीक है, रिसीवर है उन्होंने सबसे ज्यादा लोन का एडीबी से, किसने, पाकिस्तान ने, ठीक है। बाकी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वही था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश के वहां के राजा के द्वारा, जानते हैं आज भी ब्रिटिश में राजा होते हैं, हमारे यहाँ उसके जगह पे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त किया है? एम एन नंद कुमार, अर्जुन मिश्रा, हरि सिंह, इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा उत्तर? ए एम एन नंद कुमार, ठीक है। ये संस्कृत का वहां पे संस्कृत रिलेटेड विद्या भवन है लंदन में, उसमें ये एक अच्छे प्रोफेसर हैं, ठीक है, इसीलिए इनको दिया गया। यूनाइटेड किंगडम बेस्ट संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर एम एन नंद कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द भारतीय विद्या भवन सेंटर इन लंदन, यूके हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स द्वितीय। अभी कौन है वहां के किंग? चार्ल्स तृतीय है, ठीक है, तो इन्होंने ही इन्हें ये अवार्ड दिया है, ठीक है। The honorary MBE has been granted for service to the teaching performance and accessibility of the Indian classical art in UK, ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट इधर नहीं है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने AHSSOH परियोजना किसके सहायता से लॉन्च की? ठीक है, AHS क्या है ये? मतलब एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ठीक है, मतलब कि ये पशुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। तो ये परषोत्तम रुपाला अभी हमारे एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये किसके सहायता से लॉन्च किया है? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? C वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक है। ऐसे भी वर्ल्ड बैंक विकास रिलेटेड बहुत सेव करती है। द इंडियन मिनिस्ट्री परषोत्तम रुपाला मिनिस्ट्री टू फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जैसे जो भी आप दूध वगैरह रिलेटेड होता है उसको डेयरी बोलते हैं, और उसी रिलेटेड ये मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। लॉन्च प्रोजेक्ट एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पेंडेमिक मींस क्या होता है? अब जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोरोना पेंडेमिक आया था, ठीक है, वो पेंडेमिक है, तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए पशुओं पे जब आएगा तो उन्होंने ये परियोजना लॉन्च की है, किसके सहायता से? WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहायता से। चलिए आगे चलते हैं। वन हेल्थ मिशन टू इंप्रूव इंडिया प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल एलिमेंट पेंडेमिक, और ये जो योजना है प्लान करेगा, कोलैबोरेट करेगा किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। अबाउट APPPI तो बाकी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, अब बस ये याद रखना है आपको कि ये एनिमल के लिए जो परियोजना लॉन्च किया गया है पेंडेमिक में उनके सहायता देने के लिए, किसकी सहायता से? तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने सहायता किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2023 में वित्त मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट स्कीम, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट कैसा होता है बताइए? देखिए पायलट प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जिसको ट्रायल किया जाता है, कोई भी योजना को पहले ट्राई करके देखा जाता है छोटे लेवल पे, एक जिला में या थोड़ा सा एक प्रमंडल में, कि ये योजना कितना सफल रहेगा। जब पायलट प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो वो फिर उसे पूरे किसी राज्य में पार्टिकुलर या पूरे देश में उसे लागू किया जाता है, ठीक है। तो वही पायलट प्रोजेक्ट स्कीम मिशन 50K EV4 इको, उसका नाम क्या है मिशन का? मिशन 50K EV4 इको किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? आप चाहें तो ये जो इसका एब्रिविएशन है EV4 इको, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं ऑप्शन देखकर। ऑप्शन क्या है ये? बायोटेक्नोलॉजी के लिए, B हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए, C इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए, और D रक्षा उद्योग के लिए। क्या होगा उत्तर? C, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है? इको इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV से इलेक्ट्रिक व्हीकल, 4 से 4 ऐसे ही एब्रिविएशन में लिखा जाता है। 4 मतलब के लिए, किसके लिए? इको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट के लिए है, ठीक है। चले आगे, यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्या इसका वो देखना था क्या? देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट प्रोवाइडिंग बेटर फाइनेंशियल टर्म एंड अंडरस्टैंडिंग अदर सॉल्यूशन बैंकेट नीडेड टू एड्रेस द बेटर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ये मीडियम MSME के माध्यम से ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। तो वही सब है इसमें। सीड भी आप जानते हैं, सीड भी क्या है? वो भी फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वही सब का जिक्र है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उसको बोलते हैं, ठीक है, NBFCs, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है? भारत का पहला गोल्ड मेडल है, तो ये आपको याद तो रखना ही रखना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हैं। यदि 100 क्वेश्चन आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको 100% मैच करेंगे। तो भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? विनेश फोगट ने, बजरंग पुनिया ने, साक्षी मालिक ने, अमन सहरावत ने। ऐसे भी अभी भारत के जितने भी खिलाड़ी और पहलवान हैं ये धरना पर बैठे हैं, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, आप जानते हैं। वो कुछ उनकी मांगे हैं, उसके लिए धरना पर बैठे हैं दिल्ली के में, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा उत्तर?
आप बताइएगा कि उनके साथ कितनी जायज हो रही है कि इतने दिन धरना पर जब गोल्ड मेडल लेकर वो आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके साथ वगैरह फोटो वगैरह खिंचवाए, यहाँ तक कि वो फोटो लाइव नहीं था, उसे एडिट कर करके पेश किया गया ताकि अच्छी चीजों को जनता में दिखाया जा सके। आज वही लोग जब धरना पर बैठे हैं तो कभी भी पूछने तक नहीं आए हैं, कोई किसी मंत्री ने पूछने तक नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं। ठीक है, आप बताइएगा ये हमारे देश के खिलाड़ियों और ये जितने भी हैं इनके साथ ये कितना सम्मान दिया जा रहा है या सिर्फ यहाँ पे और कुछ हो रहा है, आप विचार कीजिएगा। चलिए क्या होगा आंसर? सी। आंसर क्या होगा? डी है। ठीक है, अमन शहरावत जी ने ये जीती है। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल 57 केजी में। अमन शहरावत फ्री स्टाइल रेसलर ओन्स इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल अंडर द मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल में। ठीक है, ये 57 केजी में। ठीक है, उसमें आप जानते हैं कि केजी के हिसाब से एंट्री होती है, जिसकी वजन जितनी होती है वैसे ही खिलाड़ी उसके साथ कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। यदि कोई 55 किलो का खिलाड़ी है तो उसके साथ कोई 70 किलो का खिलाड़ी उसमें उसके साथ नहीं मैच करेगा। ठीक है, वो तो सेम वजन के दो खिलाड़ियों को उसमें रेसलिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस 57 केजी में गोल्ड मेडल भारत का पहला इन्होंने जीता, किसने? अमन शहरावत ने। अमन शहरावत ने। चलिए ठीक है, चले आगे। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ये कहाँ हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान फ्रॉम 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कजाकिस्तान कहाँ है बताइएगा, इसकी बॉर्डर किस किस देशों के साथ लगती है कजाकिस्तान की? ठीक है, कहीं चाइना से तो नहीं लगती है, आप बताइएगा। अमन शहरावत ओन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग किर्गिस्तान अल्माज इस्मानबेकोव ओन द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने किसने जीता है? अल्माज समानबेकोव ने। ठीक है, किसको? इसको हरा के, इनको हरा के इन्होंने जीता है। ठीक है, इंडिया हैज ओन 14th मेडल, 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज। आप यहाँ पे याद रखेंगे इसमें भारत ने कितने टोटल मेडल जीते हैं? तो गोल्ड तो एक ही जीता है इन्होंने, अमन शहरावत जी ने, और बाकी टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 सिल्वर हैं और बाकी 10 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, कांस्य, ब्रॉन्ज को कांस्य बोलते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान वाज टॉप्ड इन द मेडल टैली फॉलोड बाय जापान एंड ईरान। जहां कजाकिस्तान में ये हुआ है, ये खेल जहां पे किया गया है, जिस देश में हुआ है, वही देश खुद जापान और ईरान के बाद क्या है? सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा कौन किया है? जापान ने। बताइए, जापान इतनी छोटी सी कंट्री है, एक टापू पे, आप देखिएगा जापान का मैप, छोटी सी कंट्री है, इसके बाद मेडल में इतना आता है। हमारे भारत देश इतना विशाल, विशाल करने का मतलब कि जनसंख्या के मामले में आपको पता है कि भारत अभी चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। कितना हो गया अभी? लगभग अप्रैल 2023 में की रिपोर्ट के अनुसार 141 करोड़ जनसंख्या भारत की पार हो गई। अब 141 करोड़ जनसंख्या में से हमारे यहाँ मेडल कितने आ रहे हैं? तो 1 गोल्ड मेडल आ रहे हैं सिर्फ। क्यों? हमारे यहाँ खेल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं पैदा किया जा रहा है। सरकारी उसके लिए योजनाएं बना तो रही हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप विचार कीजिएगा कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमारे देश मेडल लाने में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल आता है, कभी 2 आता है, और जिसकी जनसंख्या लाखों में सिर्फ है मात्र, वो सबसे ज्यादा मेडल ला रहे हैं। तो ये बताइए कि ये क्या चीज हमारे यहाँ के माहौल किस टाइप का है, सरकार क्या सुविधाएं दे रही है। चलिए, अप्रैल 23 में भारत ने कितना डॉलर यूएन वीमेन क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र बहुत बड़ी संस्था है। तो उसमें यूएन जेंडर इक्वलिटी एंड द इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं को इंपावर्ड करने के लिए, इंपावर्ड क्या होता है? मतलब महिलाओं को भी, उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए, शक्ति किस रूप से? वो आर्थिक रूप से खुद पे डिपेंड हो, किसी घर के दूसरे व्यक्ति पे ना डिपेंड हो, और हर तरह से। तो उनको इंपावर्ड करने के लिए यूएन वीमेन एक संस्था है जो सपोर्ट करती है महिलाओं को। तो उस संस्था में भारत ने कितना योगदान दिया है 2023 में? 5 लाख, 50 लाख, ये बताइए, या 5 लाख यूएसडी डॉलर, 5000 यूएसडी डॉलर। क्या उत्तर क्या होगा? आप देख लीजिए, बी 5 लाख। ठीक है, यूएसडी डॉलर मतलब 5 लाख डॉलर की भारत ने योगदान उसमें दिया है। ठीक है, देखिए, इंडिया हैज मेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएसडी, ठीक है, 4.09 करोड़ टू द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द इंपावर्ड ऑफ वुमेन, ऑल्सो नोन एज यूएन वुमेन। ठीक है, इसको यूएन वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, फॉर वुमेन इंपावरमेंट, या किसके लिए कहा करती है? महिलाओं को इंपावर्ड करने के लिए, वुमेन इंपावरमेंट। द चेक फॉर द सेम वाज हैंडेड ओवर द रुचिरा कंबोज। ठीक है, द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया में यूएन वीमेन में जो भारत की वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो उन्होंने ये बजट वहां पे दिया है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा वो इंपोर्टेंट नहीं है, आप देख लेंगे बस। ठीक है, यूएन वीमेन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है,
हाल ही में किस बैंक ने बिल पेमेंट सर्विस को वीडियो बैंकिंग के माध्यम से, हाल ही में किस बैंक ने बिल पेमेंट सर्विस को वीडियो बैंकिंग के माध्यम से भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक। क्या होगा उत्तर? स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये ठीक है। बिल पेमेंट सर्विस को वीडियो बैंकिंग के माध्यम से, ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह आता था, अब ये वीडियो बैंकिंग भी आ चुका है। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत की सिस्टम है जो बिल वगैरह पेमेंट करने के लिए वही संस्था उसको ऑपरेट करती है, ठीक है, आप जानते हैं। तो उससे किसने जोड़ा है वीडियो बैंकिंग के माध्यम से? किस बैंक ने? स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में युवा स्टार्टअप के लिए युवा पोर्टल व 1 वीक प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? 2 प्रोग्राम, कौन सा? युवा पोर्टल और 1 वीक प्रोग्राम किस मंत्री ने लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण अभी क्या है? वित्त मंत्री हैं। अमित शाह क्या है अभी? बताइए। गृह मंत्री हैं अभी। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद या राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री हैं। बताइए किसने? उत्तर सी, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखिए ये किस चीज के मिनिस्ट्री है? इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। देखिए मंत्रालय में भी मंत्री 2 तरह के होते हैं, थोड़ा सा आपको बता देंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। एक होते हैं इंडिपेंडेंट मंत्री और एक उस डिपार्टमेंट के होते हैं मंत्री। उस डिपार्टमेंट के जो मेन मिनिस्टर होते हैं उनके पास ही सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के पास ही बहुत पावर होता है। क्यों? क्योंकि जो काम वो करते हैं वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनकी मेन मिनिस्टर की उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रोल में ज्यादा मेन मिनिस्ट्री रहते हैं, मंत्रालय के मंत्री रहते हैं। इंडिपेंडेंट मंत्री उतना नहीं रहते हैं एक्टिव, ठीक है। चलिए ये सब थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटी की बातें हैं, पॉलिटिकल तो नहीं है, पॉलिटी की बातें हैं, ठीक है। अब बताइए हमें कि पॉलिटिकल और पॉलिटी में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक, IMF, हेनले एंड पार्टनर्स और या RBI ने? तो क्या होगा उत्तर? सी, हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। क्या है? वेल्थ वेलनेस सिटी रिपोर्ट 2023, मतलब कौन से सिटी सबसे ज्यादा वेल्थ में आगे है, ठीक है। तो इसको आप देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट है। बस किसने जारी किया है तो आप याद रखिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स ने। नहीं तो कहीं एग्जाम में आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, तो वहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही था। अगर आप देखना चाहें तो भारत का थोड़ा सा देख लीजिए, भारत के कौन से सिटी कितने नंबर पे आए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। देखिए कर्नाटका 16, ठीक है, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल 7 बिलियन, ठीक है, इतना ये वेल्थ है अभी। चलिए फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें कहीं आती नहीं है, आप जानकारी के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अप्रैल 2023 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर आ गया। अभी हमने जस्ट ही कुछ पिछले कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या किसमें बताया था? हमने बताया था कि भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इसके बाद भी हमारे यहाँ गोल्ड मेडल कितने आते हैं? कोई खिलाड़ी कितना गोल्ड मेडल ला रहे हैं? तो सिर्फ एक। कितनी जनसंख्या में क्या एक ही व्यक्ति काबिल है? ऐसा तो है नहीं। उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट की योजनाएं लानी पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था। अब यहां देखिए आ ही गया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अप्रैल 2023 में, इसी पिछले महीने की बात है, कितनी जनसंख्या हो जाएगी भारत की? 142.86 करोड़, बी 135 करोड़, सी 132 करोड़, डी 121 करोड़। क्या होगा उत्तर? 121 करोड़ तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो वो तो होगा नहीं। तो चलिए बताइए क्या है उत्तर? 142.86 करोड़, ठीक है। और चाइना की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ समथिंग है, ठीक है। फिलहाल अभी रिपोर्ट नया जनगणना उसकी नहीं आई है, पिछले के हिसाब से 135 करोड़ की जनसंख्या लगभग है, ठीक है। According to the State of the World Population 2023 टाइटल 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसका टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? आप याद रखेंगे 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, मतलब कि 8 बिलियन इंसान इस धरती पे हो गए हैं, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। अच्छा एक चीज आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इससे हट के, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी है। हमारे जो एक रिपोर्ट बहुत पहले आया था उसके अनुसार हमारी धरती की, पूरे विश्व की जो धरती है पृथ्वी की, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 7 बिलियन लोगों को आसानी से वहन कर सकती है। 7 बिलियन लोगों को आसानी से वहन कर सकती है, मतलब यदि 7 बिलियन जनसंख्या हो और उसको मैनेजमेंट किया जाए तो इन्वायरमेंट वगैरह कोई चीज की समस्या नहीं आएगी। लेकिन 7 मिलियन से जैसे ही ज्यादा यदि होती है
पॉपुलेशन, तो ये हमारे पृथ्वी के कैपेसिटी के बाहर है। और यहाँ पे क्या हो गया है देखिए, 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, 8 बिलियन ऑलरेडी धरती पे जनसंख्या हो चुका है। बताइए इस धरती पे कितना बर्डन है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बर्डन लेकर तो अभी चल गई है, आगे क्या होगा पता नहीं। चलिए, द केस ऑफ राइट्स इन चॉइस, तो ये बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस यही। चाइना एस्टिमेटेड, अभी चाइना का जो एस्टिमेटेड किया गया है अभी फिलहाल, ऐसे तो उसका जनगणना के अनुसार 135 करोड़ की समथिंग जनसंख्या थी, लेकिन उसके अनुसार जो विधि होती है हर साल, उस रेशियो को जोड़कर जो एस्टिमेट किया गया, एस्टिमेट का हिंदी होता है आकलन, अंदाज लगाना। अंदाज अलग चीज होता है और आकलन अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है शब्द में। अंदाज उसको कहते हैं जिसकी कोई डाटा नहीं होती है, बस हमने अंदाज लगाया, और आकलन उसको कहते हैं कि कुछ कुछ पीछे की डाटा मेरे पास है, उसी के आधार पर हमने आगे आकलन किया, ठीक है। तो उसके अनुसार 142.57 करोड़ अभी चाइना की जनसंख्या हो जाएगी, और भारत की क्या है 142.86 करोड़, ठीक है। तो हम चाइना को पार कर चुके हैं, बधाई हो। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कितने रैंक पर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न उसको ऐसे बोलते हैं जो नई नई स्टार्टअप कंपनियां होती है, ठीक है, नई नई जो कंपनियां होती है वो कितना जल्दी ग्रो करती हैं, उस मामले में जैसे आपने स्टार्टअप कोई खोला, व्यक्ति हो सकता है ग्रो करे भी या ना भी करे, लेकिन कितना जल्दी ग्रो करता है, कितना आगे बढ़ता है, उस मामले में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कितने रैंक पे है? क्या होगा उत्तर? सी, तीसरे रैंक पे, ठीक है। इसमें जो बैजू कंपनी, बैजू आप जानते हैं, बैजू आईएएस की तैयारी कराने वाला कोचिंग सेंटर है, हालांकि अब तो सभी चीज की तैयारी करता है, 6, 7, 8 क्लास की भी ऑनलाइन वो कोचिंग कराता है, आप देखिएगा जाकर। तो उन्होंने सबसे ज्यादा, बैजू इज द ओनली इंडियन यूनिकॉर्न हैज अमंग द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 बिगेस्ट राइजेज इन द इवोल्यूशन सिंस प्री कोविड-19, मतलब कोविड-19 के बाद यह पहला भारतीय ऐसा कंपनी है, कैसा यूनिकॉर्न कंपनी, मतलब नई कंपनी बनी और इतना विकास करी, 10 बिगेस्ट राइज इन द एवोल्यूशन सिंस प्री कोविड-19, ठीक है। तो देखिए ये बैजू कितना आगे निकल चुका है। इस पे अब सारी क्लास होती है, पहले फिलहाल स्पेशल आईएएस की तैयारी के लिए था, अब 7वीं, 8वीं, 9th सबकी ऑनलाइन क्लास की तैयारी करवाते हैं, अपनी सिस्टम रखे हैं, आप उनके क्लास लेंगे तो आपको घर पे वो मोबाइल और टैबलेट सारी ऑनलाइन सुविधाएं उसी में आपको खुद भेजते हैं, ठीक है, वही सारी फैसिलिटी भेजते हैं, आपको फीस पेमेंट करना है और उनके अनुसार फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हो तो आप जोड़ सकते हैं, अच्छा ही है। कोविड में बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेडिट हो गया, उसी टाइम के बाद ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह भी इतना पढ़ाई यूट्यूब पे हो रहा है। उसके पहले आप देखिए कितने वीडियो मिलते हैं यूट्यूब पे, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस के कुछ भी नहीं मिलता था, रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग परचेस करते थे सीडी में 70,000 80,000 में, ठीक है। चलिए अब तो फ्री में यूट्यूब पे मिल गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अप्रैल 2023 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यह किसके सहयोग से किया गया है? एनआईसी क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, भारत सरकार के अंदर ही आता है ये, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीडैक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या होगा उत्तर? ए, एनआईसी, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिए आप, एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जब भी साइंस से रिलेटेड कोई आपको ऐसा चीज आएगा जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐप वगैरह कुछ भी, यदि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो एग्जाम में 95% एनआईसी यदि ऑप्शन है तो मार के चले आइएगा, 95% तो सही होगा। क्यों? क्योंकि सरकार की जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है वो एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके द्वारा ही बनाई जाती है। प्राइवेट कंपनियों का सहयोग भारत सरकार कम लेती है, टाटा इंफोसिस वगैरह, तो टाटा इंफोसिस ही सब आएगा, आपको मारने की जरूरत नहीं है। यदि पढ़े होंगे वो कंफर्म है तो ठीक है, लेकिन यदि अंदाज से मारना है आप एनआईसी मार के चला जाइएगा, 95% आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कैसे क्वेश्चन को हल करना है, कुछ क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन को अंदाज के माध्यम से, अंदाज नहीं उसको आकलन बोलते हैं, अंदाज तो बिल्कुल अंधेरिया हो गया, उसको सीधा सीधी भाषा में बोलिए। आकलन मतलब कुछ चीजों को आप जानते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में से ये 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं, 2 के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको बोलते हैं आकलन, उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एनआईसी को मार के आ जाइएगा, कोई भी भारत सरकार की टेक्नोलॉजी ऐप वगैरह हो और आप नहीं जानते हो तो, अधिकतर ये इसी का रहता है, आप देखिएगा, ठीक है। बाकी इधर आप देख लीजिए, कोई खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ मिलकर भारत को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया है? ठीक है, नीति आयोग के साथ और अटल इनोवेशन मिशन। आप जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन क्या है, बताइएगा। अटल इनोवेशन मिशन मतलब छोटे छोटे लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं हर जगह, स्कूल वगैरह में, जिसके माध्यम से बच्चे कोई चीज टेक्नोलॉजी को बना सके, क्रिएटिव माइंड के हो सके, ठीक है। हालांकि ये कितना सक्सेस रहा है ये अभी विचार का मुद्दा है, आप देखिएगा। तो ये नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर किसने व्हाइट पेपर लॉन्च किया है? क्या होगा उत्तर? डी, यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है।
कब? ऑन अप्रैल 20, 2023 व्हाइट पेपर हैज बीन ज्वाइंटली लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? योजना आयोग की जगह पे बनाया है 2014 में। एज द यूनाइटेड स्टेट कैपिटल डेवलपमेंट फंड विच इज एम एट द मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन एंड एक्सपेंडिंग दीज इनोवेशन टू ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका। लीज डेवलप कंट्री, लीज डेवलप कंट्री किसको बोलते हैं? अल्प विकसित, जो देश कम विकसित होते हैं उसे लीज डेवलप कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका में है, उनको ये फंड दिया जाएगा, इस तरह के जितने भी कंट्री हैं। बताइए हमारा देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है? आप बताइएगा भारत किस टाइप का देश है अभी? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट फ्रॉम अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो बाकी उतना इंपोर्टेंट इधर नहीं है, देख लीजिए, जो इंपोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। तालाब और जलाशय हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट वाटर बॉडीज। फर्स्ट वाटर रिपोर्ट कौन सा? किस राज्य में सबसे ज्यादा तालाब और, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ के बाद सीधे तालाब और जलाशय हैं, ठीक है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाब और जलाशय कहां पर हैं? उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तालाब और जलाशय अभी हैं। कौन रिपोर्ट के अनुसार? रिपोर्ट वाटर बॉडीज, फर्स्ट वाटर रिपोर्ट किसने जारी किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, भारत सरकार के, ठीक है। According to water bodies first census report released by the Ministry of Jal Shakti, West Bengal has topped the list of the state with the most number of the ponds and reserve. Ponds means क्या होता है? तालाब होता है हिंदी, और रिजर्वियर मीन्स क्या होता है? जो जल संग्रहालय होते हैं उसको रिजर्वियर बोलते हैं, और पॉन्ड्स मीन्स तालाब होता है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल में, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इरिगेशन सेंसस वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इंडिया बैंक्स एसोसिएशन द्वारा जारी इनहेंस एक्सेस एंड सिक्योर एक्सीलेंस सुधार रैंक में कौन सा बैंक प्रथम स्थान पर है? एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक और डी यूनियन बैंक। कौन सा बैंक है? वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसमें? एसोसिएशन, इंडिया बैंक्स एसोसिएशन एक रिपोर्ट जारी की है, क्या नाम है? इनहेंस एक्सेस एंड सिक्योर एक्सीलेंस, ठीक है, मतलब सुरक्षित बैंकिंग। जो भी है, जाना कितना आजकल हैकिंग हो रहा है बैंकिंग में, पैसे कट जा रहे हैं, तो सिक्योर बैंकिंग के मामले में ये रैंक 1 पे कौन आया है? प्रथम स्थान पे कौन सा बैंक है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सभी बैंक अपने हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है? अपग्रेड कर रही है, ठीक है, हमेशा करती रहती है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक EVTOL बॉन भी ड्रोन लॉन्च किया है? इस ड्रोन का आपको नाम बताना है। ये ड्रोन लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने किया? झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा उत्तर? सी उड़ीसा ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको देखिए एग्जाम में कैसे आएगा, हाल ही में चर्चा में EVTOL बॉन भी ड्रोन चर्चा में शब्द था। यह क्या है? एक ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो वहां पे क्या आपको है? ये एक प्रकार का ड्रोन है, किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। किस शहर में लॉग 9 मटेरियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है? लिथियम आयन सेल आप जानते हैं, ये बैटरी इससे बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा इसका कैपेसिटी होता है। बेंगलोर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड। क्या होगा उत्तर? ए बेंगलोर, ठीक है। ऐसे भी टेक्नोलॉजी होगी, सब सॉफ्टवेयर ये सब रिलेटेड ज्यादा बेंगलोर तरफ ही होता है, बाकी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर आया, भारत का नंबर कितना है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक क्या होता है? मतलब किसी भी सामान को इधर से उधर ढोना, कोई भी सामान प्रोडक्शन होता है या खेती में जैसे सब्जी होता है, फल ही होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, वहीं तो सब खपत होगा नहीं, तो ले जाने के लिए जो सुविधाएं लॉजिस्टिक है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसकी भी एक इंडेक्स जारी की जाती है। जितनी ज्यादा सुविधाएं आप देंगे उतना ज्यादा फल सब्जी वगैरह ताजा लोगों को उपलब्ध होंगे और उससे आय भी लोगों का बढ़ेगा। तो उस इंडेक्स में टॉप पे सिंगापुर है। हमारा देश भारत का नंबर कितना है बताइए? क्या है? 38 नंबर पे है। अभी भारत को बहुत कुछ करना है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ पता चला कि रेलवे स्टेशन होता है यहाँ और बस स्टैंड होता है 2 किलोमीटर दूर, तो रेलवे स्टेशन से सामान उतारिए तो बस स्टैंड जाने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा रैंक तो कम होगा ही। चलिए चलते हैं आगे। किस बैंक ने EMI को QR कोड के माध्यम से पेमेंट करने की सेवा देने वाला पहला बैंक बन गया? देखिए QR कोड के माध्यम से आप अपने लोन का EMI चुका सकते हैं, ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन है? उत्तर क्या है? ए ICICI बैंक ने ये फैसिलिटी अपने कस्टमर को दी है, ठीक है। क्या है? द ICICI बैंक इंट्रोड्यूस्ड एन इजी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, फैसिलिटी फॉर द UPI, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट मेड बाय द स्कैनिंग ऑफ QR कोड। आप जानते हैं अभी पेटीएम और फोन पे वगैरह से QR कोड स्कैन करके कैसे होता है, वैसे ही अब आपको बैंक का EMI जो है वो भी QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ग्राहक को सुविधा
देने के तरीका है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में इसरो ने PSLV-C 55 मिशन सैटेलाइट टेलियोस 2 तथा ल्यूमेलाइट 4 लॉन्च किया। यह किस देश द्वारा बनाया गया? देखिए, लॉन्च तो हमारे देश भारत ने किया है। PSLV-C 55 एक मिशन है, इसके तहत बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने हैं। उसी मिशन के तहत टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये लॉन्च किया है इसरो ने, हमारे भारत की संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसे बनाया किस देश ने है? इस सैटेलाइट को बनाया है किसी और देश ने। बताइए क्या होगा उत्तर? सी, सिंगापुर, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और स्पेस रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका विस्तार आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर साइंस के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं स्पेस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड PSLV-C 55 विथ 2 सिंगापुर सैटेलाइट। क्या है? पहला टेलियोस 2 एंड प्राइमरी सैटेलाइट है, एंड ल्यूमेलाइट 4 एज ए को पैसेंजर सैटेलाइट, ठीक है, एज द पार्ट ऑफ द PSLV-C 55 मिशन, टेलियोस 2 मिशन, ठीक है। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज, आंध्र प्रदेश में। कहां से? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से, अधिकतर वहीं से किए भी जाते हैं। आगे क्या है? 2 सैटेलाइट वगैरह। दिस मार्क्स द 57th फ्लाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड द 16th मिशन यूजिंग द PSLV कोर अलोंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PSLV-4, ठीक है। यह क्या है? कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, NSIL, ठीक है, न्यू सैटेलाइट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट है, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। क्या है ये? कॉमर्शियल आर्म है। आर्म मतलब क्या है? उसका एक भाग है, कॉमर्शियल व्यावसायिक भाग है, ठीक है। 33, अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन सोमालिया हेतु यूएन ट्रस्ट फंड ने यूएस ट्रस्ट फंड में भारत ने कितना डॉलर का योगदान दिया है? ठीक है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन और डी क्या है? 14 मिलियन। उत्तर क्या है? ये 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन भारत ने इसमें सहयोग दिया है। बाकी आप देख लेंगे, ये अफ्रीका रिलेटेड है, उसी के विकास के लिए समर्पित है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 में किस भारतीय कंपनी को अप्रैल 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया? बेस्ट प्रोडक्शन का या प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया किसको? सीरम इंस्टीट्यूट को, बी बायोलॉजिकल लिमिटेड को, सी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को, या इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड को? बताइए किसको दिया गया? उत्तर सी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को। देखिए भारत की कोरोना वैक्सीन कौन सी है जिन्होंने बनाया है, तो ठीक है, इसलिए इनको ये बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड इसलिए दिया गया है। कोविड-19 को वैक्सीन इन्होंने बनाया था, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था देख लीजिए, कोवैक्सीन भारत की, यही भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, यही कंपनी ने बनाई थी, इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कोरोना पेंडेमिक जो थी महामारी, ये कितनी बड़ी थी आप तो जानते हैं। ऑन द 4 अप्रैल 2023 हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कहां पर है? हैदराबाद में, आप याद रखिएगा। बायोटेक ओन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एट 2023, ठीक है, ये बेस्ट अवार्ड दिया गया, बस आप इतना याद रखिए। कहां पे है ये? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किस शहर में अप्रैल 2023 में मोदी जी ने प्रोग्राम 1 कॉमेमोरेटिव ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन किया? ए चंडीगढ़ हरियाणा में है, पटना बिहार में, या मैसूर कर्नाटका, गया बिहार? बताइए क्या होगा उत्तर? मैसूर कर्नाटका, ठीक है, कॉमेमोरेटिव ऑफ 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य ने एशिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, एशिया का पहला, नॉट भारत, एशिया का यह पहला एशियन किंग गिद्ध वल्चर, वल्चर इंग्लिश में बोलते हैं गिद्ध को ही वल्चर, तो यह वल्चर संरक्षण ब्रीडिंग सिस्टम स्थापित की है? किस राज्य सरकार ने की है? बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा? क्या होगा उत्तर? ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऐसा पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग सिस्टम बनाया है, स्थापित किया। ठीक है, जटायु गिद्ध, किसको जटायु बोलते हैं? ठीक है, जटायु के कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एशियन किंग वल्चर इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। सी सेट टू इनॉग्रेटेड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वल्चर अवार्ड डे, ठीक है, सैटरडे फर्स्ट। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि ये एशिया का पहला एशियन गिद्ध वल्चर संरक्षण ब्रीडिंग सिस्टम स्थापित किया किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, वल्चर जटायु को बोलते हैं।
अब तो दिखते नहीं हैं गिद्ध, इसीलिए इनको संरक्षित करने के लिए ये स्कीम चलाई। अच्छा हाँ, देखिए एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, अब गिद्ध क्यों नहीं दिखते हैं, कहाँ चले गए सब गिद्ध। पहले कोई भी एक बैल मौसी कुछ भी मारते थे जानवर जंतु, तो 2 घंटे 3 घंटे में गिद्ध उसे साफ कर देते थे। ये पर्यावरण एक तरह से हमारा इससे सुरक्षित रहता था। अब गिद्ध वो दिखते नहीं है, कहाँ चले गए, क्या हो गया, ऐसा क्या इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ गया जिसके माध्यम से अब गिद्ध नहीं दिखते हैं। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, डाइक्लोफेनिक एक दवा है, आदमी भी उसको खाता है दर्द के लिए और मौसी को भी दिया जाता था। वही डाइक्लोफेनिक मेडिसिन जो है, दवा है, वो जब जानवर खाते हैं और वो जानवर फिर मर जाते हैं कभी भी, तुरंत नहीं, 2 साल 4 साल 10 साल बाद, और वो डाइक्लोफेनिक उनके शरीर में ही रह जाती है वो दवा, और जब उस मांस को फिर गिद्ध खाते हैं तो उनकी लिवर डैमेज हो जाती है और इसीलिए सारे गिद्ध मृत्यु हो गई। रिसर्च में पता चला उसी टाइम से डाइक्लोफेनिक को पशुओं को देने के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि चुपका चोरी अभी भी डॉक्टर या कोई लोग दे देते हैं, लेकिन पशुओं को डाइक्लोफेनिक दवा दर्द की देने के लिए बैन कर दिया गया है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। मार्च 27-28 को विश्व का पहला 2 दिवसीय इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां उद्घाटन किया? ये विज्ञान भवन नई दिल्ली, बी सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में, या राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ए विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ठीक है, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। बाकी उतना विशेष इसमें है नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं वेरी वेरी एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे हर एग्जाम से पहले एक बार इसे देख लीजिएगा और हो सके तो आप नोट बना लीजिएगा। 1 महीने के आपको टॉप 100 क्वेश्चन सिर्फ याद रखने हैं, उसमें से आपको 90% क्वेश्चन मैच करेंगे, सिलेक्टेड है। इस तरह की मटेरियल आपको और कहीं मिलते हो हमें आप बताइएगा। देख लीजिए आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड खुद देखिए क्या है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, आपने अप्रैल पूरा महीना का जीके पर डे डेली क्विज देख लिया होगा, डेली क्विज भी देखा होगा, डेली न्यूज एनालिसिस भी आप देखते होंगे, किसी का भी देखते होंगे, हम भी कराते हैं, मेरा देखते हो या किसी और का देखते हो। इसके बाद ही बताइए ये क्वेश्चन उस क्विज से कितने मैच कर रहे हैं। सारे सिलेक्टेड किए गए हैं जो आपके लिए छूट जाते हैं। देखिए 2 चीज़ होता है, जो हम आपको डेली न्यूज एनालिसिस के माध्यम से करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या होता है, कल का ही न्यूज पेपर पढ़कर या मंत्रालय वेबसाइट विजिट करके आज हमें बनाने होते हैं। हमें नहीं, सभी न्यूज चैनल, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर के चैनल हैं, सबको यही करना होता है। तो उसमें समय की कमी होती है, तो हड़बड़ी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। तो इसे आप पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अप्रैल 2023 में किसे नेशनल प्राइज इन एस्थेटिक्स से नवाजा गया है? नेशनल प्राइज इन एस्थेटिक्स से नवाजा गया है विमल कुमार पांडे को, बी कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को, सी बिस्तेन सेनगुप्ता को, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ए विमल कुमार पांडे को। ठीक है, नेशनल प्राइज इन एस्थेटिक्स से नवाजा गया। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक की पढ़ाई आप जानते हैं क्या है, बताइएगा। इकोनॉमी रिलेटेड है, तो इसमें इनको प्राइज मिला है विमल कुमार पांडे को। चलिए बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एनटीसी क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, टाइगर रिलेटेड ये उनकी संरक्षण के लिए काम करती है। तो एनटीसीए के 5वें टाइगर मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन में भारत के ये एक रिपोर्ट है, भारत के बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व की लिस्ट में टॉप पर कौन है? सबसे अच्छा टॉप पे कौन है टाइगर रिजर्व? ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का, या कार्बेट जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का, ये कब बना था? 1973-74 में, या सी कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, ये भी 1973-74 का है, आप ये भी याद रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का, ये भी 1973-74 का टाइगर रिजर्व है। तो कौन होगा? ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का। ये सबसे बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व का इसे टॉप इस लिस्ट में आया है। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5वां साइकिल है इसका, इस रिपोर्ट का, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हर साल आते रहता है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। यदि आप थक गए होंगे पॉज करके वीडियो को पानी में पी सकते हैं, ऐसे ज़्यादा है नहीं, 50 क्वेश्चन ही है, पार्ट 2 में और आएंगे 100 में से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? हाल ही में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दिल्ली में पावर वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? देखिए वितरण कंपनियां, आप जानते हैं कि बिजली को वितरण करने वाली कंपनियां आजकल सभी जगह लिमिटेड हो गई हैं। तो किसके साथ समझौता किया कि इसलिए पावर वितरण को और सुदृढ़ करने के लिए, मतलब पावर वितरण को और अच्छा बनाने के लिए। तो किसके साथ उन्होंने समझौता किया है? IMF, मतलब ये वर्ल्ड बैंक, ADB, AIBB, बताइए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बैंक। अब बताइए क्या होगा उत्तर? सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ उन्होंने समझौता किया। 150 करोड़ का है, ठीक है, उतना इंपोर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है। ये TPDDL इसको बोलते हैं, वही टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ठीक है। चलिए बाकी विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा वो हम आपको बता देंगे। अप्रैल 23 में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने भारत का प्रथम सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अपने नाम किया। इसकी स्पीड कितनी है, आपको स्पीड बतानी है, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये है, इन्होंने क्या किया है, प्रथम भारत का सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट। रैपिड क्या होता है बताइएगा, ये भी यात्रा का एक नया टेक्नोलॉजी है रैपिड, ठीक है। कैसे वैक्यूम ट्यूब में तो नहीं ये चलती है, ठीक है। अब बताइएगा उसकी स्पीड कितनी है, 181 किलोमीटर, बी 182 किलोमीटर, 184 किलोमीटर या डी 190 किलोमीटर। क्या होगा उत्तर? बी 182 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका लोगो क्या है आप देख लीजिए, लोगो क्या है, रैपिड एक्स इसका लोगो है, आप ये याद रख सकते हैं। किस कंपनी को, क्वेश्चन नंबर 43, किस कंपनी को अप्रैल 2023 में मिनी रत्न कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से नवाजा गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत डायनेमिक लिमिटेड, गार्डन रिच शिपमेंट बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग या BSNL। क्या होगा उत्तर? ए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये लगता है रिपीटेड हो गया है पहले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, कोलकाता रेल कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस नदी पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? क्या ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, मतलब पानी के अंदर ये मेट्रो ट्रेन चलेगी, उसका परीक्षण किया गया अभी, वो कौन सी नदी में? गंगा, काशी, हुगली, दामोदर। आप अंदाज लगाइए क्या होगा, ये तो पकड़ लेंगे आप, जाहिर सी बात है कोलकाता में किया गया है, कोलकाता रेल कॉर्पोरेशन द्वारा। तो कोलकाता कौन नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो इसकी क्या होगा आंसर? सी, हुगली नदी, ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अंडर द रिवर बेड ऑफ हुगली थ्रू द टनल ऑफ 32 मीटर्स बिलो वाटर लेवल, ठीक है। वाटर लेवल से 32 मीटर नीचे, ठीक है, पानी में ये मेट्रो ट्रेन को चलाया गया है। चलिए बाकी आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है। द टनल अंडर द रिवर बेड 32 मीटर बिलो द वाटर लेवल आर पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट दैट एम्स टू कनेक्ट हावड़ा से कहाँ, राजहट को ये कनेक्ट करेगी। कितना? 16.6 किलोमीटर रूट है इसकी, हावड़ा से राजहट, आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2023 में जारी 6th वार्षिक कृत्रिम बौद्धिकता इंडेक्स में भारत को कितनी रैंक पे रखा गया? 3rd, 4th, 5th, 6th। क्या होगा उत्तर? सी, 5th नंबर पे रखा गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इट इज द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है। अब बताइए इन्होंने जारी किया, उसका अनुसार इंडिया का रैंक 5वां आया है इन द टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 2022 बाय द स्टार्टअप्स, ठीक है। आप ये सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कितना आया है, 5वें नंबर पे भारत आया है, ठीक है। किस बैंक ने, क्वेश्चन नंबर 46, किस बैंक ने अपने बैंकिंग ऐप में बायोमेट्रिक पहचान वॉइस के माध्यम से लॉगिन करने की, वॉइस के माध्यम से लॉगिन करने की सुविधा प्रदान की है, ठीक है। मतलब वॉइस के माध्यम से आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अभी क्या पासवर्ड आईडी डालते हैं, कहीं कहीं फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, लेकिन अब वॉइस, आवाज के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा है, उसको पासवर्ड बनाया है डॉग, तो आप डॉग बोलेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। कैट बोलेंगे लॉगिन हो जाए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो किस बैंक ने किया है? ए, सिटी यूनियन बैंक ने, ठीक है। अब सिटी यूनियन बैंक वगैरह ये तमिलनाडु लॉन्च ये किया है इन्होंने, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा समय यहाँ पे आप न लगाइए, बस याद रखिए सिटी यूनियन बैंक ने क्या बायोमेट्रिक पहचान वॉइस के माध्यम से लॉगिन करने की ऐप में सुविधा दी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अंकटाड की रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड एंड प्रोस्पेक्टस 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर, क्या यार नया टाइपराइटर है, आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, ठीक है। तो क्या होगा उत्तर? ए
6%। देखिए पहले 6.6% था, उसको फिर रिड्यूस करके बाद में 6% कर दिया गया। ठीक है, ये होते रहता है, आकलन है ना, अंदाज है, तो वो तो आकलन कम बेसी समय के हिसाब से होते रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य ने प्रथम इंडिया कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च किया है? कूल रूफ, रूफ मतलब छत होता है, पॉलिसी ये किस लिए किया गया है? यहाँ पर तो तेलंगाना दिख गया आपको, अब तो ऐसे ही आंसर मार दिया होगा। क्या है आंसर सी? तो देख लीजिए, आंसर सी क्या है? तेलंगाना। ठीक है, ऐसे मैं डेली करंट अफेयर बनाता हूं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं ये नहीं दिखते हैं जब तक ये उत्तर आपको न दिख जाए। ठीक है, इसको हम हाइड करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं किया है क्योंकि आपने तो पूरे अप्रैल के करंट अफेयर देखा है, तो ऑलरेडी आपको जानकारी है, इसलिए सब हमने यहाँ पे रहने दिया है, आपको बस समझने के लिए इस सेशन को बनाया है। और इससे रिवीजन भी हो जाएगा, और जो भी छूट गए होंगे डेली करंट अफेयर में वो हड़बड़ी में छूट जाते हैं क्योंकि उसमें समय की कमी होती है। आज का करंट अफेयर आज ही बनाना होता है और आपको पब्लिश भी करना होता है। ठीक है, यूट्यूब पे कंपटीशन इतना है कि आज का करंट अफेयर आप पब्लिक आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, कोई नहीं देखेगा। क्यों? ऐसे आज का करंट अफेयर आज तो एग्जाम में आता नहीं आता है, महीने दिन बाद, लेकिन ये एक क्या है, लोगों में टेंडेंसी बन चुकी है कि जो सबसे पहले लॉन्च करेगा उसकी देखेंगे, तो कहीं हड़बड़ी में इसी में छूट जाता है। तो ये किसने प्रथम इंडिया कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, किस लिए किया है? हीट वेव वगैरह से बचाने के लिए। हीट वेव क्या होता है? लहर, लू जो होता है, उससे बचाने के लिए किया है। ठीक है, ये तेलंगाना जो है ऐसा करने वाला क्या है? प्रथम स्टेट बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 49। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए क्वार्टर फर्स्ट के लिए सभी छोटे सेविंग स्कीम, ठीक है, देखिए इकोनॉमिक अफेयर वित्त मंत्रालय जो होता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, उसका जो ब्याज दर होता है वो कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय तय करता है। ठीक है, ऐसे पीपीएफ में भी वित्त मंत्रालय तय करता है। ठीक है, इसलिए उसके अलग कंडीशन होते हैं ब्याज दर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम वगैरह होते हैं लोगों को सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए उसका जो इकोनॉमिक अफेयर जो है वित्त मंत्रालय वो करता है। तो उसने सभी छोटे सेविंग स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया और जो ओल्ड एज के लिए होता है, तो उस सब में वित्त मंत्रालय ही ब्याज दर तय करती है। तो वो कितना प्रतिशत किया गया है, किसके सभी छोटे सेविंग स्कीम के लिए कितना किया गया? तो यहाँ पे देख लीजिए 8.2% किया गया है। ठीक है, ओल्ड एज के लिए जो स्कीम है उनके लिए है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल हो, आपको फायदेमंद लगा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज़्यादा लोग देखेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और नए नए हम सीरीज लेकर आएंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।